अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अस्करिया लेक्चर्स। मैं हूं आपका टीचर तला आरिफ। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सीखा और उसके बाद हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वेक्टर प्रोडक्ट व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव द वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चे मैं थोड़ा सा कंपेयर करता चलूंगा स्केलर प्रोडक्ट के साथ। जैसे कि हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लेते हैं और वो नतीजतन आपको एक स्केलर क्वांटिटी देती है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। सिमिलरली जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और नतीजतन जो हमारे पास क्वांटिटी आती है एज अ रिजल्ट वो वेक्टर क्वांटिटी हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जिस तरह हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट था उसके दो नाम थे, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा हम उसको डॉट प्रोडक्ट कहते थे। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते थे? क्योंकि जब हम उनका प्रोडक्ट लेते थे तो दरमियान में एक डॉट लगाया करते थे, जिसकी वजह से उसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह आज हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका दूसरा नाम है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसको क्यों कहा जाता है बच्चे? इसलिए कहा जाता है कि जब हम इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके दरमियान में हम लोग एक क्रॉस लगाते हैं, जिसकी वजह से इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट। लिहाजा वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं और आपने उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो जिस तरह आपके पास आया था a डॉट बी, इसी तरह आपके पास आता है ए बी साइन ऑफ थीटा। स्केलर प्रोडक्ट में यहाँ पे कॉस थीटा था और यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में साइन ऑफ थीटा। लेकिन एक चीज जो कि उससे अलग है, उससे मुख्तलिफ है, एक्स्ट्रा है, वो ये चीज है कि अब हमारे पास एक और टर्म यहाँ पे यूज होगी जो कि हमारे पास होगा n, जिसको हम लोग डायरेक्शनल वेक्टर कहते हैं। ये जो n है ये हमारे पास उन दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट आया है, यानी वेक्टर क्वांटिटी आई है, उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि a और b जो हैं हमारे पास ये वेक्टर्स कहलाते हैं, और ये वाला जो a और b है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। साइन थीटा अगेन हमारे पास एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का मैंने आपको बताया कि वो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल में चलते हैं तो बच्चे इसकी एग्जाम्पल है आपकी बुक पे लिखी हुई है, टॉर्क। टॉर्क इज एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। किस तरह कि आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज थी, जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास नतीजतन एक और वेक्टर क्वांटिटी आती है जो कि आपके पास क्या है? टॉर्क है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर प्रोडक्ट। आपने दो क्वांटिटीज ली, उनका प्रोडक्ट लिया, तो अब उनकी डायरेक्शन क्या होगी? याद रहे कि स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। रीज़न क्या थी कि जब आपने दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट लिया था तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आई थी, और बच्चे स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लिहाजा हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसमें दो क्वांटिटीज को का प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब ये डायरेक्शन हम लोगों ने किस तरह फाइंड आउट करनी है? बच्चे इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो ये फॉर्मूला है या ये जो हम तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं इसका नाम है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। बच्चे राइट हैंड रूल क्या है कि आपने अपना दायां हाथ लेना है, दो वेक्टर्स हैं आपके पास और आपने किसी एक की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट है जैसे a क्रॉस b, तो जब आपने a क्रॉस b को फाइंड आउट करना है तो इसका तरीकेकार क्या है? कहता है रोटेट द फिंगर of your right hand in the direction
फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। बच्चे आपने जब भी प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आपने अपना दायां हाथ लेना है और उसकी जो फिंगर्स हैं उसको फर्स्ट वेक्टर के अलोंग, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लेन है, तो ये एक प्लेन है, ये एक डायरेक्शन में आपके पास एक वेक्टर जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बच्चे आप क्या करेंगे कि अपना दायां हाथ लेके उसकी फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे एंड योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब सेम इज द केस है, आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था। तो आपने क्या किया, ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक वेक्टर सीधा इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में है, तो मैंने जो अपने राइट हैंड की फिंगर्स हैं उनको कर्ल किया, उस वेक्टर के अलोंग यूं मोड़ा, और ये मेरा जो थंब है ये क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये तो हमारे पास केस था ए क्रॉस बी के लिए, लेकिन बच्चे अब हमारे पास बी क्रॉस ए भी तो है। अब बच्चे जैसे कि हमने ए क्रॉस बी को फाइंड आउट किया, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की कि हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसी तरह अब हम लोग बी क्रॉस ए को भी फाइंड आउट करेंगे। अब बी क्रॉस ए को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि आप अपने हाथ को उल्टा करें। अब आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि आपका पहला वेक्टर बी है, ठीक है। तो आपने बी टू ए फाइंड आउट करना है, बी क्रॉस ए। तो आप बी जो है फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे और आपकी जो डायरेक्शन है, जो थंब है, वो किस तरफ इंडिकेट करेगा, डाउनवर्ड इंडिकेट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड शो की है। लिहाजा जब भी आप ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करेंगे तो उसने आपको अपवर्ड दी। अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड ही दे, अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो दो वेक्टर्स हैं वो किस डायरेक्शन में पड़े हुए हैं। लिहाजा तरीकाकार एक ही है कि अपना राइट हैंड लें, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें और आपका थंब जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर प्रोडक्ट। आगे चलते हैं बच्चे इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जिस तरह हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसी तरह हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की है वो है एंटी कम्यूटेटिव। बच्चे ये समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों होल्ड करता है, कम्यूटेटिव क्यों नहीं, जबकि स्केलर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता था। रीजन बेटे क्या है, रीजन आपके सामने है कि जब स्केलर प्रोडक्ट था तो उस टाइम आपके पास डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अब आपके पास डायरेक्शन भी है, वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। लिहाजा आपने ये देखा कि जब आपने ए क्रॉस बी को फाइंड आउट किया तो उसकी डायरेक्शन किधर आई, अपवर्ड, और बी क्रॉस ए को जब आपने फाइंड आउट किया उसकी डायरेक्शन आई डाउनवर्ड। तो लिहाजा आप अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, यानी कि ये आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। आप अगर इनके ऑर्डर्स को चेंज करेंगे देन इट्स मीन कि उससे वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लिहाजा ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, बल्कि ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं बेटे कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनमें एंगल थीटा 0 डिग्री होता है। ये बिल्कुल इस तरह है कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो अगर आप इन दो वेक्टर्स के दरमियान देखते हैं तो ये आपस में पैरेलल हैं और इन दोनों का आपस में जो एंगल है वो है 0 डिग्री। तो बच्चे जब आप ए क्रॉस बी यूज करेंगे तो ए बी साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 बेटे हमेशा आपको क्या देता है, 0। जब आप 0 को ए बी के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास टोटल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं बेटे कि जब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। वेक्टर्स का आपस में परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों के दरमियान एंगल थीटा कितना होगा। जैसे पैरेलल था तो उनमें 0 डिग्री, तो अब अगर परपेंडिकुलर है तो उनमें एंगल थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो ऐसे दो वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों उनमें एंगल थीटा होता है 90 डिग्री और ए बी
साइन ऑफ 90 जब आप पुट करेंगे तो बच्चे साइन ऑफ 90 आपको एंगल देता वैल्यू देता है 1 की। 1 को जब आप ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा ए बी, यानी कि मैक्सिमम आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का क्या मतलब है बच्चे? सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है कि खुद से ही उसका प्रोडक्ट लेना, यानी कि एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में है जो हमने दूसरा वेक्टर कंसीडर किया था वो वही वेक्टर इटसेल्फ होता है। और अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों यानी उनका सेल्फ प्रोडक्ट लिया जाए तो उनमें एंगल थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ए स्क्वायर आ जाएगा आपके पास और साइन ऑफ 0 अगेन आपको 0 वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि जब भी आप सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास जो एंगल होता है वो क्या होता है जी? 0, यानी कि वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो आपके पास आंसर ओवरऑल जो वो देगा 0 देगा, यानी कि मिनिमम आंसर देगा। अच्छा बच्चे, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कि एक वेक्टर है तो उसको उसके कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व करके हम लोग फिर उसका प्रोडक्ट निकालें तो वो किस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चे हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। बच्चे याद रहे कि ये i, j और k जो हैं ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नीचे हमारे पास b वेक्टर है, bx, by और bz, यानी कि उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और उसका z कंपोनेंट। अब जब भी हमने एक वेक्टर का प्रोडक्ट लेना है तो उसको यू मैट्रिसेस को जैसे सॉल्व किया जाता है इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो किस तरह सॉल्व करना है बच्चे? अब आपके पास है आई जे के, उसको इस तरतीब से लिख लेना है कि पहले उसके तमाम ए के कंपोनेंट्स और देन बी वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे हमने ये देखा कि जब हम आई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये पहला कॉलम और पहली रो इसको हम छोड़ देंगे, यानी कि अब आप ये देख सकते हैं आई के लिए हमारे पास ए वाई और बी जेड और ए जेड और बी वाई को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसी तरतीब से इस दूसरे को भी लिख लेंगे। याद रहे कि जब आप दूसरे के लिए करते हैं तो उसमें नेगेटिव का साइन आता है, और अगेन जब हम जे के लिए करेंगे तो अब हम जो है ये पहली पूरी रो और ये जो दूसरा कॉलम है इसको छोड़ देंगे। देन इट्स मीन कि ए एक्स को बी जेड के साथ और ए जेड को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली जब हम लोग के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे हम इस रो, पहली रो को और इस थर्ड वाले कॉलम को छोड़ देंगे और इनको आपस में प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि ए एक्स का बी वाई के साथ और ए वाई का बी जेड के साथ। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करके लाते हैं तो आई के लिए आप क्या करेंगे? ए वाई को बी जेड के साथ और ए जेड को बी वाई के साथ। सिमिलरली माइनस जे ए जेड को बी जेड के साथ, ए जेड को बी एक्स के साथ। और जब के लिए सॉल्व करेंगे तो ए एक्स को बी वाई के साथ और ए वाई को बी एक्स के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक पूरी वैल्यू आ जाएगी और ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।